साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है डिसेबिलिटी पेंशन के एरियर को लेकर के। पहले क्या होता था कि आप यदि मान के चलो सन 2000 में रिटायर हो गए, सन 90 में रिटायर हो गए, सन 2005 में रिटायर हो गए और 3 साल के बाद आपने केस फाइल किया या 10 साल के बाद केस फाइल किया या 15 साल के बाद केस फाइल किया और आप केस जीत जाते हैं डिसेबिलिटी पेंशन का, तो आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर मिलता था वो जिस डेट को आपने केस फाइल किया था उस डेट से 3 साल पहले तक का ही एरियर मिलता था। और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बहस हुई कि जो एरियर है उसका भुगतान उसी डेट से मिलना चाहिए जिस डेट से बंदा रिटायर गया है, लेकिन सरकार ने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया और मामला जो है सरकार लेकर के पहुंची माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाइयां हुई, दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और अंततः किस तरीके से पूर्व सैनिकों के फेवर में फैसला आया और क्या फैसला आया, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ पूरा जजमेंट। तो साथियों आप देख सकते हैं ये वो जजमेंट है जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है, जो कि पूर्व सैनिकों को एक बड़ा न्याय मिला है इस जजमेंट के आधार पर। और ये जजमेंट आप देखेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। इस मामले को यूनियन ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के पहुंची थी और ये यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी के माध्यम से सार्जेंट गिरीश कुमार एंड अदर्स उनके खिलाफ सरकार पहुंची थी और इसमें कई अपीलें डाली गई थी। सिविल अपील अगर आप ये देखें दुनिया भर की अपीलें हैं, ठीक है। इन सभी अपीलों के खिलाफ सरकार गई थी और ये मामला जो है जजमेंट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। दीज अपील्स फाइल्ड by the Union of India and by ex-servicemen under Section 30 of Armed Forces Tribunal Act 2007 arise out of conflicting decision of Armed Forces Tribunal concerning the period for which arrear of disability pension are payable। ठीक है, मुद्दा था जो डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर है उसको लेकर के। भाई जो एरियर है वो 3 साल तक रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मांग थी। वह आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है, द ट्रिब्यूनल इन सर्टेन केसेस डायरेक्टेड पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट्स वेयर एज इन अदर restricted such benefit to 3 years prior to filing of the application। ट्राइब्यूनल्स की तरफ से कुछ मामलों में फैसला दिया गया कि जो एरियर है वो 3 साल तक ही रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, बिफोर द ट्राइब्यूनल। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें वगैरह सुनी, सारे पक्षों के मामले सुने और कई महत्वपूर्ण चीज़ें ऑब्जर्व की। जजमेंट बहुत बड़ा है, हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। इसका पैरा नंबर 21, ठीक है। पैरा नंबर 21 में क्या लिखा है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे ये पैरा नंबर 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है द कॉन्टेंशन एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया दैट द क्लेम्स फॉर एरियर ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, जो सरकार ने कॉन्टेंशन आगे बढ़ाया, ठीक है, सरकार की तरफ से जो कॉन्टेंशन आगे बढ़ाया था कि जो एरियर का क्लेम है डिसेबिलिटी पेंशन का वो बार्ड हो गया है लिमिटेशन एक्ट के तहत, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह रही है। उसके बाद अगला पॉइंट आप देखेंगे, द इशू विद रिगार्ड टू ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन अटेंड फाइनलिटी ओनली ऑन 10 दिसंबर 2014। जो ब्रॉड बैंडिंग का जो मामला था वो
अपने फाइनल पोजीशन पर कब आया था? 10 दिसंबर 2014 को, 10 दिसंबर 2014 को अपने फाइनल पोजीशन पर आया था। देर आफ्टर, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर डेटेड 18 अप्रैल 2016 एड्रेस टू चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक्नॉलेज्ड in terms of that area of disability pension were to flow from 1st January 1996 without any curtailment। ठीक है, तो जो ब्रॉडबैंडिंग का जो मामला आया था वो अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचा कब? 10 दिसंबर 2014 को, और यूनियन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था 18 अप्रैल 2016 को, जो कि एड्रेस हुआ था चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, जिसमें कि एक्नॉलेज किया गया था, क्लियर टर्म्स एक्नॉलेज की गई थी कि जो एरियर है डिसेबिलिटी पेंशन का वो फ्लो कब से होना चाहिए? 1 जनवरी 1996 से, बिना किसी कर्टेलमेंट के, बिना किसी कटौती के। ठीक है, देयरफॉर इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द contention that the claim of ex-servicemen were barred by limitation does not deserves acceptance। और इसकी वजह से जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सामने आए हैं, तो जो कंटेंशन रखा गया कि एक्स सर्विसमैन का जो एरियर है, एक्स सर्विसमैन का जो क्लेम है वो बार हो गया है लिमिटेशन की वजह से, वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मामला खत्म हो गया। अब लास्ट में कंक्लूजन अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कंक्लूड किया है, ये कंक्लूजन अगर आप देखेंगे, फॉर द ऑनगोइंग रीजन वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द अपील्स फाइल्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई ऊपर जो रीजन दिए गए हैं उनकी वजह से हम यूनियन ऑफ इंडिया की अपील में कोई मेरिट नहीं ढूंढ पा रहे, और अकॉर्डिंगली द अपील्स फाइल्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया आर डिसमिस्ड। यूनियन ऑफ इंडिया की जो अपील फाइल की गई थी वो डिसमिस की जाती हैं। The orders passed by tribunals which have been impugned in civil appeal by the ex-servicemen, ये सिविल अपील दी गई हैं एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, in so far as they restrict the benefit of area of disability pension to 3 years preceding the filing of original application are quashed and set aside। ठीक है, जो आदेश दिया गया था, इधर जो आदेश दिया गया था, यहाँ से देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आदेश दिया गया था ट्राइब्यूनल्स की तरफ से, जो सिविल अपीलें एक्स सर्विसमैन की थी। ठीक है, ये सिविल अपील दे दी गई हैं, ये सारी सिविल अपील हैं। ठीक है, जिसमें कि जो बेनिफिट था एरियर का, डिसेबिलिटी पेंशन का, उसको 3 साल के लिए ही रखा गया था। जिस डेट को ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की गई थी उस आदेश को क्वैश किया और सेट असाइड किया। ठीक है, फिर आगे क्या आदेश दिया? आगे आदेश दिया, द एप्लीकेंट इन द अफोरसेड अपील्स आर हेल्ड एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन इंक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ ब्रॉड बैंडिंग ड्यू टू देम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 1996 और 1st January 2006 एज द केस में बी, along with इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सेट असाइड किया, जिसमें कि ये आप देखेंगे, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर है वो सिर्फ 3 साल तक ही रखा जाए, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करने के डेट से पहले तक, यानी कि जिस डेट को ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल हुई है उस डेट से लेकर के 3 साल तक का ही बैक डेट से एरियर दिया जाए। तो उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया और सेट असाइड किया, और नया आदेश दिया कि एप्लीकेंट जो है, जो अफोरसेड अपील है, जो भी अपील डाली गई थी उन एप्लीकेंट की, वो एंटाइटल्ड हैं डिसेबिलिटी पेंशन के, इंक्लूडिंग जो ब्रॉडबैंडिंग का बेनिफिट है उसके लिए भी। कब से? 1 जनवरी 1996 से या फिर 1 जनवरी 2006 से, जिसका जैसा केस है उसके आधार पर, और साथ में 6% सालाना ब्याज भी उनको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द अफोरसेड अपील्स आर अलाउड पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी आर डिस्पोज्ड ऑफ।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट आदेश हो गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि कोई सैनिक भर्ती होता है, उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो भी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको पूरा करने के बाद ही उसकी सर्विस को एक्सेप्ट किया जाता है। और सर्विस के दौरान उसको डिसेबिलिटी होती है और किसी कारण से उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाता है। फिर बाद में वो हताश होकर के बैठ जाता है कि ये मान करके कि अब शायद उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिले, लेकिन बाद में कभी किसी के माध्यम से या किसी के इन्फ्लुएंस में वो केस करता है। केस करने में देरी हो जाती है, तो यदि वो जीतता भी था तो उसको 3 साल तक का ही एरियर पहले दिया जाता था, लेकिन अब उस मामले को कहीं ना कहीं क्वेश कर दिया है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो कि उसका राइट है उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हुआ था, जो कि डिसेबिलिटी उसकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाई सर्विस थी। तो उसको रिटायरमेंट डेट्स के बाद ही मिलना चाहिए। जिस डेट को वो रिटायर हुआ है उसके अगले दिन से ही उसको फुल बेनिफिट मिलना चाहिए, साथ में ब्रॉड बैंडिंग का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपका भी ऐसा ही केस है और आप भी अभी तक बैठे हुए हैं तो पक्का आप केस करें ताकि आपको भी आपका पूरा राइट मिल सके।